हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में इस सेशन में जो प्रीवियस सेशन था हमारा वो कूलम्ब्स लॉ पे था। आज अब हम उसकी एप्लीकेशन सीबीएसई के लिए बेसिकली करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के हैं, 2-3-4 टाइप्स हम कराएंगे और आप उस टाइप्स को पकड़ेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और उस टाइप्स के क्वेश्चंस को पकड़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा कर लेने से। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्जेज Q, कैपिटल Q, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम each other. A third charge, small q, is placed between them on line joining them such that all three charges are in equilibrium. What is magnitude, nature and position of charge q? अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि दो चार्ज हैं, एक A पे और एक B पे, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है Q और Q कैपिटल में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक स्मॉल चार्ज Q को इनके बीच में कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब यहाँ समझना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि नेट फोर्स, क्योंकि जब दो चार्जेस लगेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर, दो चार्जेज होंगे, 3 चार्जेज होंगे, 4 होंगे, तो वो सारे एक दूसरे के ऊपर फोर्सेज लगाते हैं। तो जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब सारे के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया। तो वही कह रहा है कि सबके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑल 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। ऑल 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम मेंशन है यहाँ, इसका मतलब तीनों चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले फोर्स ऑन जो C पे रखा हुआ चार्ज है, C पे रखा हुआ स्मॉल q चार्ज है, उसके ऊपर पहले A के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज एट A, तो उसको हम लोग लिखेंगे मॉड FCA, फोर्स ऑन चार्ज एट C बाय A। तो वेक्टर में ले लिया, लेकिन इसको हमने मॉड केवल मैग्नीट्यूड से हमें यहाँ मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं। तो फार्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग के दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन में x², मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने x मान लिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को हमने r लिया है। दोनों चार्ज जो A और B हैं इनके बीच के डिस्टेंस को r मान लिया और C को A से x डिस्टेंस पे रखा। हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ रखा है, लेकिन हम एक x डिस्टेंस मानते हैं कि इनके बीच में कहीं पे एक x डिस्टेंस है, C पॉइंट, जो A से और C की डिस्टेंस x है। तो ऑब्वियसली C से B की डिस्टेंस r में से x माइनस हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है। तो x हो गया A और C के बीच का, तो C और B के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली r माइनस x होगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन C बाय A अगर निकालेंगे तो देख सकते हो आप K Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में x² हो गया। कूलम्ब्स लॉ, सिंपली कूलम्ब्स लॉ लगा दिया। फिर हम क्या करते हैं कि C के ऊपर ही लगने वाला फोर्स B के द्वारा क्या लग रहा है वो हम निकालते हैं। तो फोर्स ऑन C बाय चार्ज एट B है ना, वो हो गया K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इस चार्ज से जो C पे चार्ज है और जो B पे चार्ज है दोनों के बीच की डिस्टेंस r माइनस एक्स हो गया, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब नेट फोर्स C के ऊपर 0 है, तो C के ऊपर मेरे बच्चों दो ही फोर्स तो लग रहा है, एक चार्ज A के द्वारा, चार्ज एट A के द्वारा, और एक चार्ज एट B के द्वारा, और दोनों चार्जेज पॉजिटिव हैं। तो वो एक दूसरे को, एक चार्ज यहाँ पे जो B पे Q चार्ज है वो C वाले चार्ज को इधर धक्का देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन हो सकता है अगर ये पॉजिटिव है तो, है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये निगेटिव है तो ये अपनी ओर खींच रहा होगा, और A पे जो चार्ज है वो अपनी तरफ खींच रहा होगा अगर C पे रखा चार्ज निगेटिव है तो। कहने का मतलब ये है कि A और B
जो फोर्स लगाएंगे चार्ज एट सी पे ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, चाहे Q निगेटिव हो या फिर Q पॉजिटिव हो, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आप सोच के देख सकते हो। अगर C निगेटिव हुआ तो B अपनी तरफ खींचेगा, और C निगेटिव है तो इस पे चार्ज एट A इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अगर ये पॉजिटिव भी होगा तो B इसको धक्का देगा A के तरफ, A इसको धक्का देगा B के तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, वहां पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन नेट फोर्स जीरो है, ये हमें पता है क्योंकि C इक्विलिब्रियम में है। तो हमने दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया, क्योंकि टोटल दोनों फोर्स, इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स जब बराबर हो जाएगा तो सिस्टम चार्ज एट C इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हमने C पे एक फोर्स A के द्वारा ये लगा और B पे जो चार्ज है उसके द्वारा ये लगा, दोनों को बराबर कर दिया और हमने फिर इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो कि ये KQ ये दोनों तरफ सेम है तो कट गया, तो 1/x² इधर बचा, 1/r - x का होल स्क्वायर इधर बचा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरफ हो गया r² x² - 2rx, और x² उधर चला गया तो x² इक्वल टू के उधर हो गया। अब x² कट हो गया, r² इज इक्वल टू 2rx, x इज इक्वल टू r/2। अब ऑब्वियसली हम एक चीज़ यहाँ देखें कि अब चार्ज का नेचर अगर बताना हो, इसमें चार्ज का नेचर भी कह रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि A पे, अब यहाँ एक थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर ये निगेटिव चार्ज रहा होगा Q, तो ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, और B जो है सो चार्ज एट A को उधर धक्का देगा, तो नेट फोर्स तो वहां भी जीरो होना चाहिए क्योंकि इस पूरा सिस्टम तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव रहा होगा Q, अगर पॉजिटिव होगा स्मॉल q, अगर स्मॉल q पॉजिटिव होगा तो जो चार्ज A पे रखा हुआ है उसको वो धक्का देगा, इस तरफ को फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, और B भी उसको उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तब तो A के ऊपर नेट फोर्स लगना ही लगना है। क्यों? दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई। वेक्टर, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो उसको ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि Q का पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है। Q का पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब Q निगेटिव का होगा, निगेटिव नेचर का होगा। क्यों? जब स्मॉल q निगेटिव नेचर का होगा तो जो चार्ज A पे है उसको अपनी तरफ खींचेगा, और चार्ज जो B पे है वो A वाले चार्ज को धक्का देगा, तो धक्का देने वाला फोर्स आउटवर्ड और खींचने वाला फोर्स इनवर्ड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया और दोनों बराबर हो जाएं तो हमारा काम हो गया, सिस्टम A पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया। उसी तरह से B पे लगने वाला भी नेट फोर्स सेम, जैसे A पे जीरो हुआ, ऑब्वियसली B पे भी उतना ही चार्ज है तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो कोई एक निकाल लेते हैं हम देखते हैं कि फोर्स ऑन A बाय B एंड फोर्स ऑन A बाय C दोनों बराबर होना चाहिए। फोर्स ऑन A बाय C, फोर्स ऑन A बाय C उसको निगेटिव चार्ज का हो रहा है तो अपनी तरफ खींचेगा, और B पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आउटवर्ड देगा, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये लॉजिक है। तो हमने फोर्स ऑन A बाय B निकाल लिया, फोर्स ऑन A बाय C निकाल लिया। यहाँ ध्यान दो, A और B के बीच का डिस्टेंस r है तो हमने r² नीचे लगाया। यहाँ पे A और C के बीच का डिस्टेंस r/2 है तो r/2 यहाँ से सॉल्व किया, x की वैल्यू हमें r/2 आया हुआ है, तो हमने उसी डिस्टेंस को जो x निकाला था हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के, तो हमने वहाँ पे r/2 कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो q की वैल्यू कैपिटल Q/4 आ गई, स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q/4 आ गया। आप इसको पॉज करके इसके कैलकुलेशन को खुद भी कर सकते हो। तो इस ढंग से हमने इस लॉजिक से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि Q पे जो C पे रखा हुआ चार्ज स्मॉल q है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव होगा तो A और B इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, उस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो उस पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर C पे रखा हुआ फोर्स निगेटिव होगा तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। वही ये कैलकुलेशन किया हुआ है। आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से करो तो यहाँ से कूलम्ब्स लॉ पे आपको डायरेक्शन वगैरह की समझ में आएगी कि पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स रिपल्सिव होता है, तो फोर्स आउटवर्ड हम बोलते हैं, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन का फोर्स है, तो फोर्स ऑलवेज इनवर्ड होता है। तो वहाँ से आपने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, खुद करना है। हमारे कराने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराने से नहीं होगा। ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपको खुद करना है। सेकेंड पार्ट आ जाते हैं फ्रेंड, मेरे बच्चों, टू आइडेंटिकल सिमिलर चार्ज स्फीयर। सिमिलर चार्ज स्फीयर मतलब दोनों पे सेम चार्ज है, स्फीयर है A एंड B, रिपेल विथ अ फोर्स ऑफ 2.5 into 10 to the power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched to A, then placed between midpoint A and B. Calculate net electrostatic force on C. आपको यहां समझ में आया कि दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं A और B, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं A एंड B, एक तीसरा, लेकिन वो दोनों जो आइडेंटिकल स्फीयर हैं A एंड B वो चार्ज्ड हैं, उनके ऊपर चार्ज है, वॉट एवर द चार्ज, कुछ चार्ज है उनके ऊपर। अब एक तीसरा अनचार्ज्ड आइडेंटिकल मतलब सेम साइज का स्फीयर लेके आप आए C, उस स्फीयर को हम C बोले, और हमने क्या किया, उसको A से टच करा दिया। अब यहाँ एक आ गया एक कॉन्सेप्ट कि जब दो आइडेंटिकल स्फीयर को टच कराएंगे, एक चार्ज्ड है एक अनचार्ज्ड है, एक चार्ज्ड है एक अनचार्ज्ड है, तो चार्ज जो होगा अगर आइडेंटिकल है दोनों स्फीयर तो हाफ हाफ में बट जाएंगे, और नहीं आइडेंटिकल नहीं है, उनके शेप में कुछ रेशियो है वॉल्यूम में, तो चार्ज भी उसी हिसाब से उसी वॉल्यूम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सेम साइज तो हाफ हाफ बटेंगे, है ना, और अगर डिफरेंट वॉल्यूम्स के हैं तो उसी वॉल्यूम के रेशियो में चार्ज बढ़ जाते हैं दोनों स्फीयर में। तो यहाँ पे हमने टच कराया A और C को, तो अब हम ये ध्यान देते हैं कि इनिशियली जब हम कोई भी दो स्फीयर हैं A और B, दो स्फीयर हैं A और B, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इनिशियली विदाउट, जब तक हमने टच नहीं कराया था C को, तो जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन A बाय B, तो हमने निकाला कूलम्ब्स लॉ से KQ²/R², दैट्स वैल्यू इज गिवन, उस फोर्स की वैल्यू है 2.5 into 10 to the power 5 न्यूटन। ये इस फोर्स की वैल्यू है। उसके बाद आपने क्या किया, A और C को टच करा दिया। जब A और C को टच करेंगे तो ऑब्वियसली A में आधा चार्ज जाएगा और B में आधा चार्ज जाएगा। A और C को टच कराया तो A में हाफ चार्ज होगा, C में हाफ चार्ज होगा, तो A पे चार्ज हो गया Q/2 और C पे भी चार्ज हो गया Q/2 आफ्टर टचिंग A एंड C, चार्ज ऑन A इज इक्वल टू Q/2 और चार्ज ऑन C इक्वल टू Q/2, दोनों पे Q/2 चार्ज हो गया है। तो नेट फोर्स ऑन C के ऊपर अब हमको नेट फोर्स निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि पहले A पे जो ऑब्जेक्ट है वो C के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, सिमिलर चार्ज है, इस पे भी जो चार्ज है वही चार्ज C वाले स्फीयर पे है, सिमिलर चार्ज है ना, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो A जो C के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन C से B के तरफ होगा या फिर A से C के तरफ होगा। इधर रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड, रिपल्सिव फोर्स ऑलवेज आउटवर्ड। उसके बाद B भी एक फोर्स C वाले चार्ज के ऊपर, स्फीयर के ऊपर लगाएगा, चार्ज स्फीयर पे, तो दोनों के बीच में भी फोर्स होगा और वो भी रिपल्सिव होगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है, या जो चार्ज A पे है वही चार्ज B पे था और वही चार्ज C पे आ गया A और C को टच करने से, तो तीनों पे सेम चार्ज है। तो अगेन ये रिपल्सिव फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स अगेन आउटवर्ड होगा, मतलब B to C, B से C बाहर की तरफ। तो अब B और C के बीच में जो
बी और सी के बीच में जो फोर्स है वो है ये दिस फोर्स है ना, के क्यू बाय 2 अपॉन आर बाय 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये बी का चार्ज है क्यू, ये सी का चार्ज है क्यू बाय 2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर बाय 2, क्योंकि मिड में रखा हुआ है, ये बीच में रखा हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने बीच में रखा, तो ये डिस्टेंस आर बाय 2 इधर, आर बाय 2 इधर। तो ये फोर्स हो गया बी और सी के बीच का, और एक फोर्स हो गया ए और सी के बीच का, दैट इज ए पे चार्ज है क्यू बाय 2 और सी पे भी चार्ज है क्यू बाय 2, डिस्टेंस आर बाय 2, तो ये फोर्स हो गया। अब ये और ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये बी पे रखा चार्ज सी को ए की तरफ धक्का दे रहा है रिपल्सिव, और ए सी पे रखा चार्ज को ए बी की तरफ धक्का दे रहा है रिपल्सिव, क्योंकि सिमिलर चार्ज हैं, ऑल आर सिमिलर। तो द नेट फोर्स विल बी ऑलवेज, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो माइनस करना ही पड़ेगा हमें नेट फोर्स निकालने के लिए। तो नेट फोर्स हमने दोनों को माइनस किया, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो वैल्यू आ रहा है हमें, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और वैल्यू मिलेगा आपको के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और बिगनिंग में ही, क्वेश्चन के बिगनिंग में ही हमें वैल्यू दे दिया गया है कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, इसलिए वही वैल्यू मुझे मिल गया जो बिगनिंग में क्वेश्चन में दे रखा था, तो हमने उसके आंसर को लिख दिया वहीं से देख के 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट से ये पता चला कि जो तब दो आइडेंटिकल स्फीयर को हम टच कराएंगे, एक चार्ज होगा एक अनचार्ज्ड होगा, एक चार्ज्ड होगा एक के ऊपर चार्ज होगा दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं होगा, और दोनों को टच कराएंगे, आइडेंटिकल है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, है ना। और वॉल्यूम के, अगर दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग है तो वॉल्यूम के रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, बड़े वाला पे ज़्यादा चार्ज छोटे वाले पे कम चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से समझ में आया, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड भी देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों आपको यू कैन अचीव, you can gain these types of conclusions and concepts only by making practice and nothing else, only practice practice practice। घबराओ मत, आप जितना प्रैक्टिस करोगे एक्सपर्ट उतना होते चले जाओगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q is divided on 2 objects, what should be value of charges so that force between the objects can be maximum। अब एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है और ये दो स्फीयर हैं, यही समझ लो आप। इस चार्ज को आपने दो पार्ट में बांटा, अब कितने रेशियो में बांटा वो आपको नहीं पता, बट आपने बांटा। सपोज करो इस Q में से आपने स्मॉल q चार्ज इसको दिया, और फिर कितना बच गया आपके पास, तो Q माइनस Q चार्ज बच गया, तो दूसरे स्फीयर को दिया, A स्फीयर को स्मॉल q चार्ज दिया, और B स्फीयर को आपने, आपके पास टोटल Q चार्ज था, कैपिटल Q चार्ज था, तो आपने उसको दो पार्ट में बांटना है। एक को A को दिया स्मॉल q और B को दिया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q रिमेनिंग। अब इस हिसाब से बांटना है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो हो वो मैक्सिमम हो। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस से आपको क्या है कि एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 12th के मैथ को जब आप आगे पढ़ोगे, अभी तो आप बिगिनर हो, जो ही आप 12th के मैथ को पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, वो बहुत जरूरी होगा। वो जेई के लिए, नीट के एग्जाम के लिए मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन ऑसम मीन्स आपको करना ही करना है, और उसी कॉन्सेप्ट को अभी बिगिनिंग में ही आपको मैं समझा रहा हूं। अभी हम दो क्वेश्चंस और इसके कराएंगे, लेकिन इस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें टाइम भी देखना होता है, वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो क्या है कि आपने यहां पे इस चार्ज को, कैपिटल Q चार्ज को दो पार्ट में बांटा, बट ऐसा बांटना है कि दोनों के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। चलो
पहले हम मान लेते हैं कि फोर्स की क्या वैल्यू होगी। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन में दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस रहा होगा फिक्स्ड, तो उसको हमने आर स्क्वायर मान लिया। हमें ये गिवन नहीं है, हमने डिस्टेंस से कुछ नहीं करना, डिस्टेंस गिवन है, मीन्स डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस रहा होगा। आपको यहाँ करना क्या है कि स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू हम निकालें, है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। मान लो 50 कूलम चार्ज है, 50 कूलम को एक में हम 10 और 40 में बांट सकते हैं, 20 और 30 में बांट सकते हैं, 25 और 25 में बांट सकते हैं, है ना। अलग 41 और 9 में बांट सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन किस कॉम्बिनेशन में फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ऐसे केस में मैक्सिमम जहां पे वैल्यू हो या मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम जहां निकालना हो, वहां पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं फ्रेंड, इसको आप दिमाग में बिठा लो। अभी भले ही आपको ये ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉजिकली स्ट्रांग होने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा की कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें वेरिएबल, अब क्या है, फोर्स को मैक्सिमम मिनिमम करना है, हमें फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स का चाहिए, और वेरिएबल क्या है यहाँ आपका क्यू है। क्यू को कैसे ब्रेक करें, कम ज़्यादा हम क्यू को करेंगे ना, तो क्यू को ही तो हमें एडजस्ट करना है ना, तो क्यू वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे फोर्स को क्यू के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर देंगे फोर्स को क्यू के रिस्पेक्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, के अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन के समय हम बाहर रखते हैं। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, ये u टर्म हो गया, ये v टर्म हो गया। u और v का डिफरेंशिएशन आपने 11th में पढ़ा होगा, और नहीं तो अभी 12th में पढ़ोगे आप, है ना। तो u और v का रूल ये करता है कि पहले एक बार u को डिफरेंशिएट करो, v को छोड़ दो। तो u का डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो हमने यहाँ q की डिफरेंशिएशन 1 कर दी, और दूसरा हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर बीच में प्लस का साइन होता है, और फिर इस q को छोड़ देना है, और u को छोड़ना है, v को करना है। तो इस v का जो डिफरेंशिएशन होगा, q कैपिटल Q कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, और फिर बच गया q, तो q की डिफरेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आपका डिफरेंशिएशन होके आ गया। तो आपके पास जो डिफरेंशिएशन होके आ रहा है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि दैट इज df बाई डी क्यू इज इक्वल टू माइनस 2k q अपॉन में आर स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इट्स वैल्यू इज k बाय आर स्क्वायर q, है ना, माइनस 2q, q माइनस 2q, ये वैल्यू आ गया आपका, क्योंकि ये q भी है, माइनस q है, फिर ये सॉल्व होके माइनस q हो जाएगा, तो q माइनस 2q, ये वैल्यू आ गया आपका, है ना। अब हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमा मिनिमा का रूल है मैक्सिमा का, हम df बाई डी क्यू को 0 से इक्वल कर देंगे, 0 से इक्वल करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। हालांकि एक स्टेप और लेना होता है, जो अभी हमें नहीं करना है, वो मैथ का मेथड है, मैथ में हम सीखेंगे तब तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि df बाई डी क्यू को हम 0 करेंगे, तो जब हम 0 करेंगे तो माइनस 2q माइनस 2q अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे आई थिंक k भी है, k भी है, तो k, है ना, इज इक्वल टू 0। फिर सिंप्लीफाई करोगे इनको, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2k को नीचे ले जाके, तो फिर आपको मिलेगा आंसर q इज इक्वल टू 2q। देयरफॉर स्मॉल q की जो वैल्यू आ गई वो q बाय 2 आ गई। मतलब कि हमें चार्ज को हाफ हाफ बांटना है, q चार्ज को हाफ हाफ बांटना है, तो हमारा जो आंसर होगा q
Q इज इक्वल टू Q/2 हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम निकालना, और इस कॉन्सेप्ट को समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हायर लेवल के लिए, इसलिए मैंने आज इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए, 12th बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सब 12th बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन, ये भी 12th बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्चुअली आपको एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये मैक्सिमम आप खुद से कैलकुलेशन करके देखें कि फोर्स की वैल्यू जो है KQ ये आ गया कूलम्ब्स लॉ से। यहाँ वेरिएबल क्या है तो स्मॉल q वेरिएबल है, r जो है सो फिक्स्ड है, वो डिस्टेंस गिवन है, कैपिटल Q भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या आप बताया ना मैंने आपको, 50 कूलम्ब के चार्ज को ब्रेक करना है तो 40 41 10 है ना, 30 20, तो यही Q ही वेरिएबल होगा। तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फोर्स को डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल लगाना है, उस डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वल करना है और फिर स्मॉल q की वैल्यू आपको आ जाएगी। ये कैलकुलेशन आपको सीखना है। इस पे कमांड आपको बेटर तब होगा जब आप 12th में कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम का एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन इसी से होती है। तो ये सारी है फ्रेंड। अभी हम नेक्स्ट क्लास में, अभी ये जो हमारा 12th का CBSE है, इस कूलम्ब्स लॉ का जो CBSE है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक वीडियो और इस पे लाऊंगा, फिर हम JEE के ऊपर जाएंगे। अभी हम CBSE के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं, आप खुद से एक बार घर पे इस पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप खुद से बनाएं और वीडियो को रिपीट करें, कैलकुलेशन को देखें तो आप उनको रिलेट कर पाओगे। ओके फ्रेंड, हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना बहुत कुछ कर देता है। खुश रहो, सेफ रहो एंड थैंक यू।